हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम इलास्टिक हिस्टेरिसिस। ये लास्ट है आपका, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट है। देखो इलास्टिक हिस्टेरिसिस मैंने आपको जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व करवाया था तो वहाँ पर भी आपको बताई थी, ठीक है। क्या होती है ये? द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉट रिट्रेस्ड ऑन रिवर्सिंग द स्ट्रेन इज नोन एज इलास्टिक हिस्टेरिसिस। जैसे कि यहाँ पर ये मैं यहाँ पर इस तरीके से ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाई मैंने, ठीक है। ये कौन सी है? यहाँ पर क्या हो रहा है इसमें, ये मान लो ये O पॉइंट है और यहाँ पर ये A पॉइंट है और ये है B पॉइंट, ठीक है। क्लियर है? क्या हो रहा है इसमें, जब हम क्या कर रहे हैं, कोई मान लो रबड़ का एग्जांपल है, उसकी ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाई हमने, ठीक है। जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाओगे, ठीक है, लोड बढ़ाते जाओगे मतलब क्या, स्ट्रेस बढ़ रहा है। स्ट्रेस बढ़ रहा है तो मतलब क्या, स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ती जाएगी उसकी, ठीक है। जैसे ये एक रबड़ है, इस तरीके से मान लो ये हमने लोड इस पे लगाया, ठीक है। इसको हम बढ़ाते जा रहे हैं तो ये क्या होगी, लेंथ इसकी इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है ये, क्लियर है। लेकिन जब हम ये लोड यहाँ से घटाएंगे मतलब क्या, जब हम इसका लोड कम करने लगेंगे, तो जब हम कम करने लगेंगे यानी कि हम जब स्ट्रेस इसका कम करने लगेंगे तो ये जो स्ट्रेन है उसी के प्रोपोर्शनेट में कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है तो वो क्या है, इलास्टिक हिस्टेरिसिस है। मतलब क्या है, ये कर्व दोबारा से अपनी इस पाथ को रिट्रेस नहीं करती। कैसे आती है वो, इस तरीके से आ जाती है ये चीज़, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर ये जो पाथ था OAB और अब जो पाथ है जब अनलोडिंग हो रही है यानी कि जब हम लोड हटा रहे हैं तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये वाला हमने क्या लिया है, C पॉइंट। क्लियर है? इस तरीके से पहले हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक, फिर हम ऐसे आ रहे हैं, जबकि आना इसको कैसे चाहिए, ऐसे ही आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये चीज़ नहीं हो रही है इसमें, ठीक है। तो यानी कि क्या है, ये रिट्रेस नहीं करता अपना पाथ। जब लोडिंग हो रही है यानी कि जब वेट बढ़ रहा है तो इस तरीके से जा रही है ये कर्व, ठीक है। स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। लेकिन जब हम इसकी लोडिंग मतलब घटा रहे हैं, मतलब क्या कह रहे हैं, हम अनलोडिंग कर रहे हैं इसको, जब हम इसका वेट घटा रहे हैं तो ये दोबारा ऐसे ही आना चाहिए। ऐसे की बजाय ये कैसा आ रहा है, ये BCO इसकी कर्व बन रही है। यानी कि अब जो स्ट्रेन कम हो रहा है वो उस प्रोपोर्शनेट में नहीं हो रहा जो कि पहले बढ़ रहा था जिस प्रोपोर्शनेट में। जैसे इसका एग्जांपल समझो, देखो जैसे ये स्ट्रेस की ये कोई पॉइंट है, जैसे कोई वैल्यू है स्ट्रेस की यहाँ पर, ठीक है। इस पॉइंट पे यहाँ ये देखो आप, ये स्ट्रेस है, यहाँ भी यही स्ट्रेस है, ठीक है। इस स्ट्रेस पे जो स्ट्रेन है, इस वाले स्ट्रेस पे A वाला, जब हम लोड कर रहे थे तो स्ट्रेन कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। लेकिन जब हमने अनलोड किया, जब हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर इंक्रीज हुआ स्ट्रेस, ठीक है। जब हम घटा रहे हैं और घटा के उसी स्ट्रेस पे आ गए इस वाले पे, तब स्ट्रेन कितना है, इतना है। तभी तो यहाँ पर ये कर्व बनी, नहीं तो यही बननी चाहिए थी। क्लियर बात समझ रहे हो? जैसे मान लो यहाँ 5 है नंबर, यहाँ 10 है, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, मान लो ये 8 है। 8 पे जब लोडिंग कर रहे हैं हम तो जो स्ट्रेन आ रहा है वो 5 आ रहा है। लेकिन 8 पे ही जब हम अनलोडिंग कर रहे हैं, जब हम कम करते हुए 8 पे आए, मान लो ये वाला कितना है यहाँ पर, ये 14 है, ठीक है। 14 पे गए, फिर उसका कम करते हुए हम 8 पे आए, तो क्या हो रहा है ये यहाँ पर आपके सामने, ठीक है। मान लो 16 है, चलो 16 ले लो, ठीक है। कईयों को लगता है ना प्रोपोर्शन 8 पूरा लो, 8 to the 16, जैसे यहाँ 5 to the 10 लिया, चलो ऐसे ही कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो आपके पास, ये 8 पे ही जब हमने क्या किया, अनलोड किया इसको, यानी कि वेट हम घटा रहे हैं, स्ट्रेस कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है ये, देखो एक चीज़ तो समझते हो ना आप, स्ट्रेस इक्वल टू में क्या है, फोर्स अपॉन में एरिया। वेट घटा रहे हैं मतलब क्या, फोर्स घटा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ घटेगी तो स्ट्रेस भी तो घटेगा। तो यहाँ पर ये स्ट्रेस ये घट के क्या हुआ, 16 से कितना हो गया, 8 हो गया। लेकिन स्ट्रेन उसका जो, यानी कि जो अब इसकी लेंथ डिक्रीज हो रही है वो उस प्रोपोर्शनेट में नहीं हुई। जितनी पहले 5 थी लोडिंग करते हुए, ठीक है ना, अब कितनी आ रही है, वो 10 आ रही है। तो ये क्या होनी चाहिए आपके पास, बताओ कितनी होनी चाहिए, ये 5 ही होनी चाहिए उस टाइम पे। इस स्ट्रेस पे लेंथ कितनी रहनी चाहिए, 5 ही रहनी चाहिए। तो मतलब क्या है एक तरह से यहाँ पर, कि जब हम क्या कर रहे हैं, अनलोड कर रहे हैं, जब वेट हम घटा रहे हैं तो ये स्ट्रेन अभी भी कितना है, इसमें 10 है। इसका मतलब अब शेप और साइज़ इसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। और धीरे 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 करके ये यहाँ तक आता है अपनी शेप में। क्लियर है? यानी कि जो टाइम इसका ये रिट्रेस का है, इस टाइम पर तो ये क्या कर रहा है, अपने जो साइज़ और शेप है ये क्या हो रही है, इसकी थोड़ी चेंज हो रही है, तभी ये क्या हो रहा है, इस तरीके से यहाँ पर ये कर्व बन रही है। वो बात अलग है कि अपनी शेप साइज में आ रही, लेकिन लोडिंग और अनलोडिंग टाइम में जो इसका प्रोपोर्शनेट है स्ट्रेस स्ट्रेन का, वो चेंज हो रहा है। जब लोडिंग के टाइम में जितने स्ट्रेस पे हम जितना स्ट्रेन आ रहा था, अब अनलोडिंग के टाइम में उतने स्ट्रेस पे उतना स्ट्रेन नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये क्या हो रही है, इस तरीके से बनेगी कर्व। और देखो वो अलग बात है कि लोडिंग और अनलोडिंग के बाद वो अपनी शेप साइज में आ रहा है, जब यहाँ प्रॉपर आ रहा है। लेकिन वो क्या हो रहा है, थोड़ा सा क्या हो रहा है यहाँ पर, मतलब मेरा कहने का क्या है कि जो लोडिंग में स्ट्रेस पे जो स्ट्रेन था, अनलोडिंग में उस स्ट्रेस पे स्ट्रेन अब अलग होगा। क्लियर है? तो यानी कि ये साइज इसका चेंज हो रहा है इस पॉइंट पे। क्लियर है? इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत? वो अलग बात है कुछ टाइम बाद वो अपनी शेप साइज में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिख रखी है कि इन द फिगर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज शोइंग फॉर द रबर सैंपल व्हेन लोडिंग
एंड देन अनलोडिंग। लोडेड मतलब क्या है, वेट आप बढ़ाते जा रहे हो, मतलब स्ट्रेस बढ़ रहा है, ठीक है। और अनलोडेड मतलब क्या है, अब वेट घटाते जा रहे हो यानी कि स्ट्रेस घट रहा है। क्लियर है इतनी बात, ये बताओ। फॉर इंक्रीजिंग द लोड, जब हमने इंक्रीज किया लोड तो जो कर्व आई है वो कौन सी आई है, ओ ए बी। और जब हमने डिक्रीज किया लोड तो जो कर्व आई है वो कौन सी आई है, बी सी ओ आई है। क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन आ रहा है, ये वाला शेडेड जो हम ये बनाया है हमने, ठीक है, इसका जो एरिया है, ठीक है, इस हिस्टेरिसिस लूप बन गई ना, ये एक तरह की लूप बन रही है, ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ, ये एक लूप है, हिस्टेरिसिस लूप है। तो इसका जो एरिया है ना हमारे पास, ठीक है, वो क्या है, एनर्जी लॉस्ट है। क्या बताएगा वो हमें, एनर्जी लॉस्ट एज अ हीट, ठीक है। तो ये लिख रखा है द शेडेड एरिया ऑफ द हिस्टेरिसिस लूप रिप्रेजेंट द एनर्जी लॉस्ट एज हीट। यानी कि ये जितनी बड़ी लूप होगी ज़्यादा उतना एनर्जी लॉस होगा, जितनी छोटी लूप होगी ये उसका यानी कि एरिया कम तो एनर्जी लॉस भी कम होगा, ठीक है, ड्यूरिंग द लोडिंग एंड अनलोडिंग। क्लियर है इतनी बात। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, कहाँ पर इसका यूज़ है देखो ज़रा। जैसे कार टायर्स आपने देखे हैं, ठीक है, वो सिंथेटिक रबड़ के बने होते हैं और उनका जो हिस्टेरिसिस लूप का एरिया होता है ना वो छोटा होता है। क्यों होता है छोटा, छोटे का मतलब क्या है, यहाँ पर इस तरीके से, जैसे मान लो ये बनाई हमने, ठीक है, ये हमने इस तरीके से बनाई, और छोटा मतलब इस तरीके से, समझ रहे हो, इसमें इतना ज़्यादा नहीं आता फ़र्क, समझ रहे हो। जैसे ये स्ट्रेस पे यहाँ पर ये वैल्यू है और स्ट्रेन की ये वैल्यू है, ये स्ट्रेन है और ये क्या है, स्ट्रेस है, ठीक है, इस तरीके से समझो। तो यहाँ पर जैसे मान लो आपके पास 3 है वैल्यू, यहाँ ये 4 हो जाएगी, ठीक है, और स्ट्रेस है मान लो ये 5 का। तो 5 के स्ट्रेस पे लोडिंग के टाइम 3 वैल्यू है और अनलोडिंग के टाइम कितनी है, स्ट्रेन की वैल्यू 4 है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। क्लियर है इतनी बात। तो इसमें क्या है, ये आपके पास हिस्टेरिसिस लूप छोटी होती है, तो यानी कि यहाँ क्या है, एनर्जी लॉस भी क्या होंगे, कम होंगे। क्लियर है। और ये चीज़ मैंने आपको बताई कि इसका ये मतलब क्या होता है, जब ये रिट्रेस नहीं करता है तो यानी कि ये यहाँ इस पॉइंट पे अपनी क्या कर रहा है, थोड़ी शेप और साइज़ चेंज कर रहा है। तो अगर टायर में ऐसा होगा, समझ रहे हो, ज़्यादा एनर्जी लॉस्ट करेंगे वो और इस तरीके से शेप लेंगे, मतलब इस तरीके से अगर कर्व आएगी उसमें ज़्यादा वाली, तो एनर्जी लॉस भी ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा लॉस, हीट निकलेगी, ठीक है, और हीट ज़्यादा हम चाहते नहीं है कि निकले, और शेप में भी हम ज़्यादा चेंज नहीं चाहेंगे टायर के। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। तो ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए। यही चीज़ यहाँ लिख रखी है कि कार टायर्स आर मेड विद अ सिंथेटिक रबर हैविंग द स्मॉल एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप बिकॉज सच टायर्स विल नॉट एक्सेसिवली हीटेड ड्यूरिंग द जर्नी, ताकि वो क्या हो, ज़्यादा हीटेड ना हो, इस तरीके से बनाए गए हैं, ठीक है। और शेप में भी थोड़ा चेंज कम ही आए जब वो क्या कर रहे हैं, जैसे कि इसमें हम ये चीज़ कैसे कह रहे हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन लग रहा है, जैसे कोई गड्ढा आ गया, ठीक है, या चलते हुए भी अंदर तो बंदे बैठे ही हुए हैं मान लो कार में या बाइक पे, ठीक है, तो उसका लोड पड़ रहा है, बाइक का अपना लोड या कार का अपना लोड भी हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से जो स्ट्रेस पड़ रहा है, तो स्ट्रेस बढ़ रहा है, ये जैसे लोग उतरे तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो ये आ रही है, ये मतलब समझो। तो इसमें क्या होती है, छोटी होती है, जैसे लोग बैठे ये हो गई, और जैसे ही लोग उतरे यानी कि लोड कम हुआ तो ये ऐसे करता हुआ ऐसे आ गया। क्लियर है इतनी बात। ये चीज़ आपने देखी होगी, जब लोग बैठते हैं तो थोड़ी सी शेप साइज़ में टायरों के चेंज हो जाता है। क्लियर है, ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी आपके बात, ठीक है। और स्मॉल लूप है तो इससे एक और फ़ायदा क्या है हमारा, ये कि एनर्जी लॉस इसमें कम है और हीट कम है, इसका मतलब तो यही हम चाहते हैं, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाते हैं वो, बताओ क्या हो जाते हैं, हीटेड अप होंगे तो क्या होंगे, जल जाएंगे टायर, ठीक है, आग लग सकती है। तभी हम बोलते हैं कि 200 किलोमीटर अगर रेगुलर आपने कार चलाई है उसके बाद ब्रेक ले लो, क्योंकि वो क्या हो जाएंगे, नहीं तो हीटेड हो जाएंगे। टाइम पे भी तो डिपेंड करती है ना ये चीज़, वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। लगातार अगर आप कार चला रहे हैं 200 किलोमीटर आपने लगातार चलाई है तो कहीं ब्रेक ले लो थोड़ा सा, उसके बाद फिर चलो, क्योंकि वो हीटेड अप होंगे, ठीक है ना। 200 किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि वो इस मटेरियल के बने हुए हैं, सिंथेटिक रबड़ के, तो उसमें क्या है, लॉस कम होते हैं तो हीट कम होती है, ठीक है। जैसे हम बात करें सेकंड क्या है, पैडिंग वल्केनाइज्ड रबड़। पैडिंग वल्केनाइज्ड रबड़ कहाँ होती है, इसका लार्ज एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप है, जैसे कि ये बनाया है मैंने इस तरीके से मान लो आप, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें टायर्स के, ठीक है। ये कहाँ पर यूज़ होती है, जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं ना उनके ऊपर लगी होती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, देखो जैसे ये देखो आप यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है, अगर हम यहाँ पर देखें, देखो यहाँ पर ये चीज़ देखो, ये क्या है, रबड़ लगी हुई है एक, ठीक है, ये कैसी है, वल्केनाइज्ड रबड़ है, और ये क्या है आपका शॉक एब्जॉर्बर है ये वाला, ठीक है। तो ये जब अप डाउन होगा, ऑब्वियसली जब गड्ढे वगैरह आएंगे तो ये अप डाउन चलेगा, डाउन फिर अप, तो ये अप डाउन ऐसे तेज़ी से होती है, वाइब्रेशंस होती है ना, तो यहाँ पर ये वाइब्रेशन वर्ड इसलिए यूज़ किया, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा वाइब्रेटिंग सिस्टम है, और यहाँ पर ये वल्केनाइज्ड रबड़ लगी है, और यहाँ पर कार का पैनल होगा यहाँ, ठीक है ना, कार का पैनल होगा, फ्लैट सरफेस होगा, ठीक है। तो ये रबड़ का क्या होता है, हमारे पास हिस्टेरिसिस लूप ज़्यादा होता है, तो यानी कि ये क्या होते हैं यहाँ पर, एनर्जी लॉस
ज़्यादा होते हैं। और यहाँ एनर्जी लॉस कौन से हैं ये बताओ, वाइब्रेटिंग एनर्जी वाले, ठीक है ना। जो ये वाइब्रेटिंग एनर्जी होगी ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और जब ये धीरे धीरे, क्योंकि ये कंप्रेस हो गया अभी मान लो, ठीक है ना, कंप्रेस हुआ, अब ये रिलीज़ होगा जब, तो धीरे धीरे होगा। जब लोड हटेगा तो इसका क्या होगा, ये धीरे धीरे रिलीज़ होगा और अपनी शेप में आएगा, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आएगा। क्लियर है, क्योंकि इसका हिस्टैरिसीस लूप बड़ा है, एनर्जी लॉस इसमें क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि ये वाइब्रेटिंग एनर्जी का लॉस यहाँ पर लेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है जो अंदर बैठा हुआ है उसको नहीं महसूस होना चाहिए जो ढहका आया है, जो गड्ढा आया है, ठीक है ना। तो वो कहाँ पर ज़्यादा तरीके से ले लेता है। एक तो ये वाइब्रेटिंग हुई, ठीक है, कंप्रेस हुई, और उसके बाद जब ये रिलीज़ होता है तो ये एनर्जी यहाँ पर आएगी इसमें, ठीक है। और ये किस फॉर्म में इसको रिलीज़ करता है, फिर हीट की फॉर्म में रिलीज़ करता है वाइब्रेटिंग एनर्जी को। क्लियर है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिख रखी है। अ पैडिंग ऑफ वल्केनाइज्ड रबर हैविंग अ लार्ज एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप इज यूज्ड इन द शॉक एब्जॉर्बर बिटवीन वाइब्रेटिंग सिस्टम एंड द फ्लैट बोर्ड। तो फ्लैट बोर्ड मैंने कहा आपको यहाँ ऊपर लगा होगा इस तरीके से, ठीक है, और ये वाइब्रेटिंग सिस्टम है ये वाला सारा, और इसके बीच में ये लगी हुई है आपकी रबर, ठीक है। एज द रबर इज़ कंप्रेस्ड, जब कंप्रेस होगी और रिलीज़ होगी ड्यूरिंग ईच वाइब्रेशन, मतलब क्या है, वाइब्रेशन समझ गए ना, अप एंड डाउन होगा जब ये, ठीक है। तो ईच कंप्रेशन कहें और रिलीज़ कहें हम, ड्यूरिंग ईच वाइब्रेशन इट डिसिपेट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। डिसिपेट होती है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, कौन सी होती है, वो वाइब्रेटिंग एनर्जी। किस फॉर्म में होती है, डिसिपेट तो समझ गए ना आप, रिलीज़ होना या खर्च होना कहें हम, ठीक है ना। तो इट डिसिपेट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाइब्रेटिंग एनर्जी, और हम क्या कहेंगे, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। बताओ जी, क्लियर हुआ ये, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी इलास्टिक हिस्टैरिसीस में, कि टायर में क्या है, हिस्टैरिसीस लूप हमारी छोटी होती है, और जो हमारे शॉक एब्जॉर्बर्स में रबड़ लगी होती है, पैडिंग रबड़, वो कौन सी होती है, वल्केनाइज्ड रबड़ जो होती है, उसका हिस्टैरिसीस लूप बड़ा होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या चाहिए आपको, एनर्जी डिसिपेट ज़्यादा होगी, क्योंकि हिस्टैरिसीस लूप उसका बड़ा है, ठीक है। और वो हम चाहेंगे कि जब कंप्रेस हुई तो फिर वो धीरे धीरे ऐसे रिलीज़ हो, ऐसा नहीं ऐसे हुई फिर ऐसे ऊपर हो जाए, फिर तो आपको झटका ही लगेगा, तो वो धीरे धीरे हो, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहीं पर होगी, ऐसे गई और ये धीरे धीरे अपनी शेप में आ रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जल्दी आ रहा है, ठीक है। दैट इज़ अ, कौन है ये, टायर के लिए बनाया हमने ये, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके टायर के लिए, और जो हम शॉक एब्जॉर्बर में वल्केनाइज्ड रबर यूज़ करते हैं। क्लियर है, तो चलो ये छोटे छोटे टॉपिक थे, मेन आपको मेन बात समझ में आनी चाहिए कि क्या है ये, इतना जो हमने लिख दिया है यहाँ पर, इसको आप अपनी अपनी लैंग्वेज में पेपर में लिख सकते हो। मेन आपको समझ में आ जाए तो अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, एक बार पढ़ जरूर लेना ताकि दिमाग में बैठ जाए कि क्या है। क्लियर है, तो ये था आपके पास इलास्टिक हिस्टैरिसीस, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट टर्म्स इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट और इलास्टिक फटीग भी आपको बता दिया है पिछली वीडियो में, और उससे पिछली वीडियो में ये मैंने आपको ब्रेकिंग फोर्स इज इक्वल टू में ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर है, ओके जी, थैंक यू।